जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है तारीख 29 जनवरी। तो 29 जनवरी को दोस्तों तीन एडिटोरियल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। हर एक एडिटोरियल के बाद एक क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों इसका जो आंसर है इजीली आपको इस एडिटोरियल में से ही मिल जाएगा। सो टेलर मेड आंसर्स आपके सामने आपको अवेलेबल होंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले थोड़ी ना एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए एडिटोरियल्स ना, ये बार बार मैं बात कहता रहता हूं। देखिए हमने पीडीएफ इकट्ठे नहीं करने के, मतलब एक पीडीएफ पे एक एडिटोरियल, अगर आज के दिन की बात करें 29 जनवरी की, तो आपको 20 पेजेस की पीडीएफ हम प्रोवाइड करें। देखिए बात क्या है कि हम कम शब्दों में ज्यादा एफिशिएंटली चीज करें। देखिए यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस आप करने को बैठेंगे तो वो कभी खत्म भी ना हो, है ना। इतना कुछ स्टैटिक में है, इतना कुछ करंट अफेयर्स में है, देश विदेश में इतनी चीजें हो रही हैं, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, आईआर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम एडिटोरियल्स की बात करें, देखिए अब फॉर एग्जांपल जैसे जो टॉपिक्स हैं बहुत वेल कैटेगराइज्ड हैं कि जीएस 1 में से कौन सा है, जीएस 2 में से कौन सा है, जीएस 3 में से कौन सा है। तो अगर आप ये एडिटोरियल्स अगर बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत रिलीजियसली इसको फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आपको मेंस में आंसर लिखने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सफिशिएंट कंटेंट एवरी डे आपको इन टॉपिक्स में से मिल रहा है। तो दोस्तों अब पॉइंट ये है कि जब हमको पता है कि हमारे जो जीएस का जो सिलेबस है, चाहे जीएस 1, 2, 3, वो इजीली एडिटोरियल से कवर हो जाता है, तो पहली बात तो ये आती है कि हम उसको ईमानदारी से एवरीडे प्रैक्टिस करें। अब दूसरी बात, देखिए न्यूज़पेपर्स में मैं बार बार कहता रहता हूं कि एक दिन में 2 न्यूज़पेपर्स में से 15 आर्टिकल्स होते हैं। अब वो 15 के 15 आर्टिकल्स करने इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। ऐसे तो फिर कभी वीडियो भी खत्म नहीं होगा, और ऐसे तो ये जो पीडीएफ्स की अगर हम बात करें, हम पेजेस की बात करें तो अनगिनत होते रहेंगे। तो एक महीने में अगर हम एडिटोरियल्स की बात करेंगे तो 900,000 पेज सिर्फ एडिटोरियल्स के ही बन जाएंगे। तो वो काम हमने नहीं करना। हमने आपका भी टाइम बचाना है, कम समय में ज्यादा बातें करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। आप एक दिन में एडिटोरियल्स भी पढ़ते हैं, एक दिन में आप करंट अफेयर्स भी करते हैं, जो रात को क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज की, न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स की बात करें, आप अपना स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि सारे के सारे एडिटोरियल्स हम न्यूज़पेपर्स में से पढ़ें, क्योंकि हमको ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्या रेलेवेंट नहीं है। वो कैसे पता लगेगा? जब हमारे सामने सिलेबस होगा। तो सिलेबस जब आपके सामने है GS 1, 2, 3, 4 का, तो आपको भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि बॉस ये टॉपिक्स मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज्यादा एम्फेसाइज करूं। ठीक है, तो ये कुछ बात थी जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता था। तो इस बात का आप भी ध्यान रखना दोस्तों। बाकी हम शुरू करते हैं एडिटोरियल्स आज के। तो पहला आर्टिकल है द यंगेस्ट लर्नर्स। ये इंडियन सोसाइटी के टॉपिक में से पर्टिनेंट है, जो आपका GS 1 का टॉपिक आ जाता है। अब यहां पे बात करी जा रही है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, यानी कि वो बच्चे जिनकी उम्र 3 से 6 साल के इस ग्रुप में आती है, जो प्री नर्सरी में या प्ले वे में जाते हैं। अब शहरों में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है प्ले वे में जाने का, प्री नर्सरी में जाने का, अपर केजी में जाने का, लेकिन हम अर्बन एरियाज की बात करें, रूरल प्लस अर्बन, जो सेमी अर्बन एरियाज हैं या सेमी रूरल एरियाज है, वहां की बात करें, जो गरीब हाउस होल्ड है वहां की बात करें। अब उनके पेरेंट्स को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि भाई अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन क्या चीज होती है। अब देखिए बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो देखिए इन्हीं सालों में बनती है। 3, 4, 5 की जो उम्र होती है इन्हीं सालों में बनती है। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के स्टेप्स उठाए जाए जहां पे इस बात का बहुत खास ख्याल रखा जा सके, अर्ली चाइल्डहुड केयर का। अब अगर हम बात करें अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जो 2020 में लॉन्च करी गई थी, तो वहां पे भी इस विषय को लेके बहुत एम्फसाइज करा गया है। अभी रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th फेज हुआ था कंप्लीट, उसके हिसाब से अगर हम पूरे पैन इंडिया की बात करें तो अराउंड अबाउट 14% ऑफ जो बच्चे हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6, वो एनरोल्ड हैं प्री प्राइमरी स्कूल्स में। तो ये ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज यही उम्र है जब बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी बनती है। ठीक है, अब इस उम्र में बच्चों को 1+1 या 2+2 तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बॉड मास क्या होता है, या पाइथागोरस क्या होता है, या कैलकुलस क्या होता है, तो वो चीज तो नहीं बच्चों को हम सॉल्व करने को कह रहे हैं। लेकिन देखिए वो अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, है ना, टीचर उनके सामने खड़ा है, बोल रहा है, ठीक है, वो देख रहे हैं, इमेजेस के थ्रू वो सीखते हैं, पेरेंट्स भी उनको बहुत कुछ सिखाते हैं, घर में किस तरह का एटमॉस्फेयर है वो भी बच्चे भी इस चीज को पिकअप करते हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर हम देखिए अपने देश के, हम बच्चों को देश का भविष्य कहते हैं, तो अगर हमको बच्चों में, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जो यूथ है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको हम टैप कर सके, युवा शक्ति को टैप कर सके, तो बहुत जरूरी बनता है दोस्तों कि शुरू से ही 3 साल की उम्र से ही बच्चों में हम इन्वेस्ट करना शुरू करें। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे आंगनवाड़ी की बात आती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी हैं who come under the integrated child development services across India। अब ये जो आंगनवाड़ी है, इनका ज्यादा जो फोकस है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन पे लेके रहता है। इनका जो फोकस रहता है वो रहता है
0 to 3 ईयर्स की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उससे लेके 3 साल की उम्र तक। अब आंगनवाड़ी जो है, अब आंगनवाड़ी बहुत एफिशिएंटली अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट क्योंकि उनका फोकस हेल्थ और न्यूट्रिशन पे रहता है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तो कोई फायदा नहीं होगा ना अगर बच्चों को अगर प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है ना, अगर वो मैल नरिश्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादा फोकस या अपना ज्यादा टाइम वो अर्ली चाइल्डहुड केयर पे नहीं डिवोट कर पा रहे हैं, जबकि वो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस हैज बीन द वीकेस्ट लिंक ऑफ द आंगनवाड़ी सिस्टम। अब ड्रॉबैक्स की बात करें इसकी ऑफ नॉट इंप्लीमेंटिंग दिस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो पहली बात जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है 3 साल के बच्चे की, 4 साल के बच्चे की, अब उसकी जो डेवलपमेंट है वो यूट्यूब पे वीडियो देख के तो नहीं बनने वाली है ना, या नेटफ्लिक्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख के तो नहीं बनने वाली है। वो कैसे अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है? थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर्स हो गए, इमेजेस हो गए, है ना, इस तरह की चीजों से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। अब यहां पे पेरेंट्स को भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बच्चों पे, तो यहां पे दो बातें आती हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं होता, बहुत वो उनकी बिजी जॉब्स रहती हैं। अगर हम पैंडेमिक की भी बात करें तो पैंडेमिक में बच्चों ने कितना सफर किया है कि पेरेंट्स अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम गरीब हाउस होल्ड्स की बात करें, लो इनकम हाउस होल्ड्स की बात करें, उनको इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि कितना जरूरी है 3 से 6 साल के बच्चों में भी इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो जो डिसएडवांटेजेस हाउस होल्ड्स हैं वो नहीं प्रोवाइड कर पाते अर्ली लर्निंग एनवायरनमेंट टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, और बहुत सारे जो गरीब घर के लोग होते हैं, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, वो बहुत ही गरीब स्कूलों में जाते हैं, लो कॉस्ट प्री स्कूल्स में जाते हैं, जहां पे इतना एफिशिएंटली ध्यान नहीं रखा जाता बच्चों के ऊपर। और अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें तो ऑब्वियसली आंगनवाड़ी वर्कर्स का, जैसे मैंने आपको भी बताया कि उनका फोकस ज्यादा न्यूट्रिशन पे रहता है, बच्चों के पोषण पे रहता है, तो वो इतना फोकस अर्ली चाइल्डहुड केयर पे नहीं कर पाते हैं। अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, अब अगेन किसी भी आर्टिकल में, किसी भी मुद्दे में हम बात कर रहे हैं, उसका वे फॉरवर्ड समझना बहुत जरूरी है ना। सोल्यूशन क्या है? यूपीएससी ने आपसे सोल्यूशन पूछने हैं, प्रॉब्लम्स तो यूपीएससी को भी पता है, लेकिन आपने सोल्यूशंस बताने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भी ईसीसीई की जो इंप्लीमेंटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो कैसे उसको सुधारा जा सकता है, तो ये आपके सामने 6 पॉइंट हैं। अगर ये आपको सवाल 2022 में पूछा जाए, 2023 में पूछा जाए, पॉइंट्स यही रहने वाले हैं। तो पहली बात तो कि हमको ग्राउंड रियलिटीज को रिकॉग्नाइज करके ईसीसी को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इस तरह की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। खास करके ये मद्देनजर रखते हुए कि बहुत सारे गरीब हाउस होल्ड्स हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, जिनको नहीं पता, इतनी अवेयरनेस नहीं है अबाउट दिस प्रोग्राम या अबाउट द बेनिफिट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, है ना। तो ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग देना, खास करके आंगनवाड़ी वर्कर्स को बात करें, उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तो अभी तो वो बहुत वेल ट्रेन्ड है, पोषण की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे मैल नरिश्ड हो, है ना, स्टंटिंग हो, चाइल्ड वेस्टिंग हो, ये चीजें हम नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे सुझाव दिया गया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके जो आवर्स हैं, जो ड्यूरेशन ऑफ आवर्स हैं, वो बढ़ाए जा सकते हैं। चलो, उनको थोड़ी सैलरी भी बढ़ा दी, उनको थोड़ा और इंसेंटिव दे दिया, उनका जो रिनमरेशन है वो थोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ाए जाएंगे, थोड़े उनको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो टाइम डिवोट कर पाएंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे। और उसके अलावा लो कॉस्ट और अफोर्डेबल टीचिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करना, खास करके जो गरीब घर के जो पेरेंट्स हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनको ये प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, ताकि वो ये चीजें अपने बच्चों को आगे प्रोवाइड कर सकें। और अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स को बहुत जरूरी है इन्वेस्ट करना इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था एडिटोरियल। क्वेश्चन क्या बनता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सजेस्ट सम मेजर्स टू स्ट्रेंथन दिस मैकेनिज्म। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस एडिटोरियल को पढ़ के आप इजीली आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। चलिए, टू द पोल बूथ विद नो डोनर नॉलेज। अब दोस्तों, यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करी गई है। देखिए, अब इलेक्शन का सीजन है, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, है ना। इलेक्शंस तो खैर इंडिया में सालाना लगे रहते हैं, हर साल 4 या 5 स्टेट्स में इलेक्शंस तो लगे ही रहते हैं। अब यहां पे बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस का सीजन चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे, और क्या प्रॉब्लम आई है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहली बार इंट्रोड्यूस कब करे गए थे? थ्रू द फाइनेंस बिल 2017, है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट की तरह है, जो कि कोई भी इंडियन सिटीजन खरीद सकता है, या कोई कंपनी खरीद सकती है जो कि रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अकाउंट में जो रजिस्टर्ड है, तो कोई कंपनी या कोई मतलब कॉर्पोरेट एंटिटी या कोई इंडिविजुअल ये बॉन्ड्स को खरीद सकता है। अब ये बॉन्ड्स की रेंज क्या है? तो ये बॉन्ड्स की रेंज है 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक। देखिए, अब आम इंसान, मेरे जैसा, आपके जैसा, तो 1 करोड़ तो डोनेट नहीं कर सकता। देखिए, 1000-2000 की बात हो तो और बात है ना। लेकिन इसकी जो रेंज है 1000 से 1 करोड़ तक है। तो ठीक है, जितने लोग अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को
पैसे देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो चलो अच्छी बात भी है कि अगर पब्लिक सपोर्ट मिल रही है, अगर पब्लिक डोनेशन मिल रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो थोड़ा गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव ये था कि चलो इस तरह के अगर हम ओपन करते हैं कि अभी अगर हम लोगों को ओपन करते हैं कि भाई आप भी आगे कंट्रीब्यूट करिए पॉलिटिकल फंडिंग में, तो एटलीस्ट ब्लैक मनी का चेक हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। तो ये तो बातें सोची गई थी, लेकिन असल में कैसा हुआ ये बात अभी हम जानेंगे। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर दैट ऑल द डोनेशंस मेड टू अ पार्टी वुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बैलेंस शीट्स। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है, अब आपने पैसे दिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 1000 रुपए दिए या आपने 10 लाख दिए, दैट इज रिस्पेक्टिव, लेकिन आप कौन है, आपकी डिटेल्स वो पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब इससे सिटीजन्स को कैसे पता लगेगा कि कौन, अब अगर मैं एक सिटीजन हूं, मैं एक नागरिक हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने जाता हूं, तो मुझे भी तो पता होने का अधिकार है ना कि भी कितने लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो कांग्रेस को कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात बहुत क्लियर कर दी कि भाई हम ये नहीं बताएंगे कि डोनर्स कौन है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी अकाउंट बैलेंस शीट्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि हमको ये पर्टिकुलर जो पैसे हैं यहां से आए वहां से आए, बट द होल पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज इनवैलिड देन, अगर आप यही नहीं बता सकते हैं कि ये पैसे दिए किसने हैं। ठीक है, तो सिटीजन जो है या कॉर्पोरेट है, तो वो किसी भी अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को पैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट कर सकता है। ठीक है, टू एनी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। लेकिन वो इंडिविजुअल कौन है, वो कॉर्पोरेट कौन है, इस बात का खुलासा वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात बहुत क्लियर है। उस टाइम पे अरुण जेटली, द लेट अरुण जेटली उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि भाई ये हम नहीं बताएंगे, ये अनोनिमस रहेगा कि किसने डोनेट किया। ठीक है, तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी हुई? बात यहां पे ये करी जा रही है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में, अब देखिए इस मुद्दे को लेकर 2018 से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंसी नहीं इंक्रीज करेंगी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बल्कि और ज्यादा ब्लैक मनी को फनलाइज करेंगे इन द पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि देखिए इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उनका यह कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कोई बुरी बात नहीं है उनके हिसाब से कि इसमें कोई एनोनिमिटी नहीं है। देखिए एक एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है कि भी सिटीजंस को, नागरिकों को पूरा एक्सेस रहे टू द इंफॉर्मेशन, स्पेशली अगर हम पॉलिटिकल फंडिंग की बात कर रहे हैं। नहीं तो किस बात के फ्री और फेयर इलेक्शंस, किस बात का ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, किस बात का रूल ऑफ लॉ, है ना? तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये एनोनिमस नहीं है, कि भाई अगर आपने पता लगाना है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाइए। अब आफ्टर ऑल ये जो बॉन्ड्स लिए जाते हैं, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ये बॉन्ड्स जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ सिलेक्ट ब्रांचेस से लिए जा सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो पता होगा कि किसने बॉन्ड्स लिए हैं, चाहे वो 1000 के हों, चाहे वो 1 करोड़ के हों। और ये बात तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स में भी रजिस्टर्ड रहेगी। अगर मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, ठीक है, लेट्स से कोई XYZ कॉर्पोरेट एंटिटी है, वो कहती है कि जी मैं बीजेपी को 15 करोड़ देना चाहती हूँ, 15 करोड़ की डोनेशन करना चाहते हैं, या कांग्रेस को 20 करोड़ की डोनेशन करना चाहता हूं, तो ये बात तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी पता होगी। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अगर किसी ने पता लगाना है तो वो जाइए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में पता लगा लीजिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं, एज पर सुप्रीम कोर्ट, जो अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ये बताने में, ये खुलासा करने में कि बॉस कि किसने डोनेट किया है। ये बात अरुण जेटली ने बहुत क्लियरली कही थी 2017 में, 2018 में। ठीक है, तो सो अज्यूमिंग फॉर अ मोमेंट कि चलो हम लोगों के पास रिसोर्सेज हैं कि हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जाके ये पता लगा सकें कि हाँ भी बताइए कि कौन सी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जो डोनेट कर रही हैं, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नहीं है इस बात का खुलासा करने की, और कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी कोई इस बात का ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो भी इस बात का खुलासा करें कि हमने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए, डोनेट किए हैं। नाउ अब ऐसा माना जाता है इस आर्टिकल के हिसाब से कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये एक डाउट्स रेस कर रहे हैं, शक रेस कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत अनगिनत पैसा, अनलिमिटेड और अनोनिमस फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा सकती है, चाहे वो कॉर्पोरेट फंडिंग हो या कोई इंडिविजुअल अपनी ब्लैक मनी को चैनलाइज कर रहा हो बाय डोनेटिंग टू सम पॉलिटिकल पार्टी। तो इस बात का यहां पे कंसर्न रेज किया गया है। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? तो गवर्नमेंट कहती है कि भी वोटर्स का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है ये जानने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे किसने फंडिंग दी है। और दूसरी बात, अब देखिए पैराडॉक्स की बात आ जाती है, बहुत फनी बात भी है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस था ब्लैक मनी को चेक रखने में, कि भी ताकि ब्लैक मनी इलेक्शंस में यूज ना हो सके। ठीक है, अब देखिए अब काला धन तो आपको भी पता है, तो बच्चे को पता है कि हर जगह यूज होता है, ऐसा तो नोट बदल देने से तो काला धन तो नहीं वाइट हो जाता है ना। तो ये तो एक चलो इस बात के, ऑब्वियसली ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है नोटबंदी की अगर हम बात करें, बट वो पॉइंट इज कि इससे काला धन या ब्लैक मनी
तो और ज्यादा बढ़ सकता है, इस बात की यहां पे चिंता जताई गई है। अब ये बातें क्या एड अप कर रही हैं? तो डेफिनेटली बातें एड अप नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये कोई भी आर्ग्यूमेंट सरकार की तरफ से भी बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहा कि कैसे यहां पे ट्रांसपेरेंसी आई जा रही है, जब यही बात की हमको ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस एंटिटी ने या किस व्यक्ति ने कितना डोनेट किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी डिड्यूस की जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन की बात करें सुप्रीम कोर्ट का, देखिए सुप्रीम कोर्ट का बार बार ये कहना है, देखिए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वोटर्स का राइट तो है टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स ड्यूरिंग इलेक्शन। आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करिए, या अगर आप किसी को भी नहीं वोट करना चाहते तो भी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया, नन ऑफ द अबव का, ठीक है। नाउ दे आर एंटाइटल्ड टू, अब हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमको हर एक इंफॉर्मेशन के बारे जानने में तो हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी किस बात की, कानून किस बात के। Now to participate in the electoral process in a meaningful manner, एक सिटीजन को बहुत जरूरी है ये जानने की कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैक कर रहे हैं। मान लीजिए रूलिंग पार्टी की ही बात करें, हर किसी व्यक्ति के पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे ना, तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन ऐसे अमीर लोग हैं या अमीर कंपनीज हैं जो करोड़ों में डोनेशंस कर रही पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। सो डिफिकल्ट टू सी, ये जो डिसीजन इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करने के बाद आया है हमारे सामने, ये अब ये समझ नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो पाएगा जब कि जो डोनर है यानी कि जो डोनेट कर रहा है, जबकि उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही पॉलिटिकल पार्टी, तो इस स्कीम से ऑब्जेक्टिव कैसे मीट हो पाएंगे। कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए अलाउइंग अनोनिमिटी बिफाउल्स द बेसिस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो ये कोई ट्रूली जो फ्री और फेयर इलेक्शंस की हम बात करते हैं, तो ये उसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है अगर हम इस बात का खुलासा ही ना करें कि भाई किसने किस पार्टी को कितना डोनेट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पे इंटरवीन करने की बहुत जरूरत है। इंडिविजुअल्स का राइट है ये जानने के लिए भी कौन किसको डोनेट कितना कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एज एन इंडिविजुअल आप शायद 1000, 2000, 3000, 10,000 आपकी भी लिमिट होगी, आप जितना किसी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं, चलो आप करिए, जरूर करिए अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन अब एक एवरेज सिटीजन तो करोड़ों में नहीं दे पाएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत बड़ी कंपनीज हैं वो तो करोड़ों में पैसे दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये फिर न्याय वाली बात नहीं है, दिस इज ग्रॉस इनजस्टिस। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हैज द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज बॉन्ड्स अचीव्ड द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, इलैबोरेट। इजी क्वेश्चन, इस एडिटोरियल को पढ़ के आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। लास्ट आर्टिकल, इन द नॉर्थ ईस्ट वर्क टू बी डन, ये इंडियन एक्सप्रेस में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या बात करी जा रही है, देखिए अब हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो हमको पता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम से नॉर्थ ईस्ट में बहुत एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज रही हैं, सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत ट्राइबल्स भी रहते हैं, तो उनको लगता है कि भी धक्के से हम अपने आप को इंडियंस क्यों माने। देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम से बात चल रही है, तो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम भी हम 1947 के बाद की बात करें तो चलो कश्मीर में प्रॉब्लम रही है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत प्रॉब्लम रही। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग जो कि उनके ट्राइबल्स जो लोग हैं, उनका अपना कल्चर है, वो अपने आप को नहीं समझते कि भाई हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहे इंडियन यूनियन के साथ, तो ऐसी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज राइट फ्रॉम 1947 रही हैं। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका सजेस्ट किया था कि देखिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी अपनी तरफ से कोशिशें करें कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकें, लेकिन हम उनके कल्चर को, उनके रीति रिवाजों को, उनके त्योहारों को, उनके डांसेस को, उनके कपड़े पहनने के तरीके को, उनकी भाषा को हम स्वीकार कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, और उनको यह भी लगे कि भाई आजाद भारत में वो रह रहे हैं और उनके जो राइट्स हैं, उनके जो ट्राइबल राइट्स हैं, वो भी रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं। अब 1951 की बात करें तो जो नागालैंड में प्लेबिसाइट हुआ था, ऑलमोस्ट 100% of the people of Nagaland, they did not wanted to be involved with the Union of India। तो उनका ये कहना था कि भी हम एक अलग से ही अपना देश बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली कोशिश करेगी सरकार की तरफ से भी कि कैसे एक तरफ से कि हम ये जो सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं उस पर भी चेक रख सकें, और दूसरी तरफ कैसे जो लोग अगर अपने आप को नहीं फील करते हैं, अगर वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को नहीं फील कर पा रहे कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, तो कैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करके उनको थोड़ा इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो हमारे संविधान में 6 शेड्यूल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब 6 शेड्यूल जैसे कि आप जानते हैं उसमें पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है, इसमें 4 स्टेट्स आती हैं 6 शेड्यूल के अंदर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 6 शेड्यूल क्या प्रोवाइड करता है, जो 6th शेड्यूल है इसमें बात करी गई है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं दे आर टू बी एडमिनिस्ट्रेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स। तो यहां पे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन स्टेट्स के, वहां पे उनको ऑटोनॉमी है कि भाई वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से, अपने ट्राइबल्स प्रैक्टिसेस के हिसाब से, अपने कस्टमरी प्रैक्टिसेस के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जो अपना उन्हें पॉलिसीज बनानी वो बना सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करें विद इन द नॉर्थ ईस्ट नॉन ट्राइबल सिटीजन की। ठीक है, देखिए अक्सर अब आपका ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पीछे उसको लेके बहुत हल्ला मचा था, बहुत हंगामा हुआ था। ठीक है, तो अक्सर ये बात भी सामने आई थी कि जो बांग्लादेशीज हैं वो टर्माइट्स हैं। ठीक है, अब देखिए बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है। देखिए बात हम करें बांग्लादेशी मुस्लिम्स की या बंगाली मुस्लिम की, तो उनके बीच में कॉमन क्या है? भाषा। तो देखिए पहले तो एक बंगाली था, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल तो बाद में बना। ठीक है, अब ईस्ट बंगाल चलो वो पाकिस्तान के पास चले गया, बाद में 1971 के बाद लिबरेट किया बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये काफी अपने आप में बहुत मॉन्यूमेंटल बात थी। अब बांग्लादेश के जो लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, भाषा तो वो भी वही बोलते हैं जो कि वेस्ट बंगाल के लोग बोलते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन पता करना बहुत जरूरी है, और ये बात का समझ लगाना, ये कैटेगराइज करना कि भी वो आउटसाइडर्स हैं या वो नॉन ट्राइबल्स हैं, इससे ना बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो मौका है 73rd ईयर ऑफ आवर रिपब्लिक, ये हमको अवसर दे रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है। हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स भी मूव कर रहे हैं कि हम कैसे जो डिस्टिंक्टिव नीड्स हैं ऑफ द नॉन ट्राइबल आउटसाइडर्स, उनकी नीड्स को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम सिर्फ नॉन ट्राइबल्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो बहुत सारे ट्राइबल लोग भी हैं, ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि वो भी बेघर हो रहे हैं, उनके भी बहुत सारी जो जमीनें हैं, उनके जो घर हैं, उनसे छीने जा रहे हैं। नाउ दिस हैज सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ अब सिचुएशन क्या है, स्टेट को चाहिए कि वो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर भी चेक रख सके, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए बंगाली मुस्लिम्स हैं, उनको अगर ऐसे लेबल किया जा रहा है कि वो बांग्लादेशीज हैं, तो वो बात समझनी भी बहुत जरूरी है। देखिए अब सन ऑफ सॉइल मूवमेंट्स की बात करें, असम की बात करें, मिजोरम की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, देखिए यहां पे ट्राइबल जरूर रहते होंगे, लेकिन ये बात को समझना कि जो बंगाली मुस्लिम्स हैं, हर एक बंगाली मुस्लिम आउटसाइडर नहीं हो सकता। देखिए कोई इलीगल इमिग्रेंट्स यहां पे आ रहे हैं, उसके लिए आप सरकार कोई कानून बना रही, कोई चेक रखना चाहती है, वो मैकेनिज्म दैट इज मोर देन वेलकम। लेकिन हर किसी को लेबल करना कि वो इलीगल इमिग्रेंट है क्योंकि वो ट्राइबल नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया का, तो वो बात भी गलत है। तो बंगाली मुस्लिम्स दे एंड अप बीइंग टारगेटेड एज इलीगल आउटसाइडर्स, इररिस्पेक्टेड कि उनका सदियों से जो उनका जो लिंक है, अगर हम बात करें उनका जो इतने सदियों से उनके एंसेस्टर्स की बात करें, वो उसी रीजन से हैं। तो अगर हम बात करें असम की, तो बहुत सारे बंगाली मुस्लिम जो हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में रहते हैं, अगर वो असम में माइग्रेट करें तो वहां भी अगर सेम भाषा बोली जाती है, डजंट मीन कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, डजंट मीन कि उनको हम टर्माइट्स कहना शुरू कर दें कि वो इलीगली रह रहे हैं, कि वो टर्माइट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब देखिए यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात की गई है। देखिए जो इंसान अगर सरकार की पॉलिसी से, सरकार की नीति से नहीं मानता, नहीं एग्री करता, उसको एंटी नेशनल कहना, खान मार्केट गैंग कहना, टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, तो वो बात भी सही नहीं है। या उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर या जर्नलिस्ट के ऊपर ऐसे ड्रकोनियन लॉस लगाना, यूआपा जैसे, तो वो बात भी सही नहीं है। तो ये मौका है, 73rd ईयर ऑफ रिपब्लिक की बात करें, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये मौका है सरकार को इस बात पे सोचने का कि ये कानून को आगे हम कंटिन्यू करें, कि इसको रिपील कर दें। और एक मौका है सरकार के पास सोचने का एस्पा के बारे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे। तो आपको याद ही होगा कि पिछले महीने दिसंबर फर्स्ट वीक में एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई थी ऑफ द मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, जहां पे 14 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे, राइट। तो अब यहां पे एस्पा की बात करें, अब यहां पे क्वेश्चन ये उठाया गया, एस्पा को लेकर बहुत डिस्कशन होने गई थी, बहुत एडिटोरियल्स भी आए थे कि क्या एस्पा अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स मीट कर पाया है, क्या एस्पा के चलते आज नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम खत्म हो पाई है। तो बार बार यहां पे यह बात करी गई है कि अननेसेसरली एस्पा का मिसयूज करना या कोर्सिव मोनोपोली ऑफ पावर का यूज करना विल बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। तो अगर हम जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी की बात करें, जो कि 2005 से उसने ये बात बोली थी, तो जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी का यह कहना है कि दैट लुक, दिस एस्पा इज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, एंड एस्पा के कारण जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो अपने आप को और एलियनेट फील कर रहे हैं फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इंडिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एफर्ट्स के लिए जरूरी है कि हम कुछ और मेजर्स यूज करें कि कैसे हम लोगों के दिल जीत सके, कि कैसे वहां पे अगर आर्मी की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग हमने कितने लोग मारे हैं, ये काउंट किया जाए कि कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू हम लोगों के दिल जीत सकते हैं और उनको भी अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बनता है इस एडिटोरियल में से, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इज द थीम which the state needs to follow with its approach towards the northeast rather than unity in diversity. Comment. तो दोस्तों ये थे आज की 3 एडिटोरियल। जाने से पहले, जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं, हमारे कोर्सेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं दोस्तों। क्रैश कोर्सेज की हम बात करें तो प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, फरवरी आ ही गया है, जनवरी का वैसे भी लास्ट वीकेंड रह गया है। तो हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज के हमने क्रैश कोर्स शुरू करे हैं। और अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज के अलावा आप अपने हार्ड कोर स्टैटिक जीएस सिलेबस को भी पॉलिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम रिविजन का है, ये टाइम है रिविजन करने का। कुछ नया नहीं हमने पढ़ना, कोई नई किताब नहीं पढ़नी है, हमने रिवीजन करनी है, जो पढ़ा हुआ है वो कंसोलिडेट करना है और
वो रिवीजन के साथ साथ हमको कैसे पता लगेगा कि हम कहां पे खड़े होते हैं, वो मॉक टेस्ट के थ्रू पता लगेगा। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी बन जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को सारा कुछ ही जीएस और करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज तीनों ही चीजें चाहिए, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स हमने चलाया हुआ है। तो इसको आप दोस्तों वेबसाइट पे जाके विजिट करके इस कोर्स के बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके भी और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम मंडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।